गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिक्स सेकंड की फर्स्ट यूनिट में हमने अब तक रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड स्कैटरिंग में इम्पैक्ट फैक्टर और स्कैटरिंग एंगल में रिलेशनशिप और रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं। अभी नाभिक की प्रॉपर्टीज, नाभिक के गुणधर्म आज का टॉपिक है हमारा। नाभिक को दो भागों में बांटा गया है, स्थायी और रेडियो एक्टिव। स्थायी नाभिक वो है जो कि अनंत समय तक अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता, और रेडियो एक्टिव नाभिक वो हैं जो कि स्वतः ही विघटित हो जाते हैं। विघटित होने का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये स्वतः ही विघटित हो जाते हैं। किसी नाभिक के गुणधर्म, नाभिक किससे बना हुआ है ना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, नाभिक किस तरह कोई कुछ अभिक्रिया वगैरह दर्शाता है, ये सब उनके गुणधर्म पे निर्भर करता है। तो उससे गुण इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी नाभिक को हम जानते हैं, कोई नाभिक बना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, तो किसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे द्रव्यमान संख्या इसलिए कहा गया क्योंकि यदि इस संख्या को हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक इकाई AMU, एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो हमें नाभिक के द्रव्यमान का सन्निकटन मान, लगभग मान प्राप्त होता है। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से दर्शाते हैं। दूसरा है आवेश संख्या, Z। आवेश संख्या को Z से दर्शाते हैं। आवेश नाभिक में होता है प्रोटॉन के कारण, इसलिए नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को आवेश संख्या कहते हैं और इसे परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। आवेश संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटॉन संख्या को यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश के निरपेक्ष मान से गुणा किया जाए तो वह नाभिक के धनात्मक आवेश के बराबर होता है, इसलिए इसे आवेश संख्या भी कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होंगे? अभी हमने देखा टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन A होते हैं और केवल प्रोटॉन Z होते हैं, तो N न्यूट्रॉन बच गए A माइनस Z, ओके, और A इक्वल टू N प्लस Z, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तीसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान कैपिटल M। द्रव्यमान नाभिक का बहुत कम होता है, इसलिए इसे किलोग्राम में नहीं मापा जाता, इसको मापा जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान सहती में। एक AMU पहले डिफाइन किया गया कि एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान को एक AMU माना गया, लेकिन बाद में संशोधन किया गया और एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान को 12 AMU के बराबर माना गया, इसलिए एक AMU इक्वल टू C12 परमाणु का द्रव्यमान बटा 12। तो ये एक AMU की डेफिनेशन है। अब हम एक AMU को किलोग्राम में अगर ज्ञात करना चाहें तो हम जानते हैं किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु संख्या होती है एवोगाड्रो संख्या के बराबर, तो एक मोल C12 में परमाणु संख्या होगी Na एवोगाड्रो संख्या के बराबर, इसलिए एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? हमने पता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU है, इसलिए एक मोल परमाणु का द्रव्यमान Na इंटू 12 AMU में। अब किसी पदार्थ के एक मोल मात्रा का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्राम में होता है, इसलिए एक मोल C12 का द्रव्यमान 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम होगा, और Na हम जानते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23,
इन दोनों के मान रखें और सोल्व करें तो एक AMU बराबर आ जाता है 1.66 × 10⁻³ किलोग्राम, सॉरी 27 किलोग्राम, 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ओके, ये एक AMU का किलोग्राम में मान है। हम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो आइंस्टाइन ने दिया था E = mc², उससे किसी भी द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो एक AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी तुल्य ऊर्जा 931.5 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसलिए एक AMU बराबर 931.5 MeV/c², ये ऊर्जा के रूप में भी लिखा जा सकता है। किसी नाभिक का द्रव्यमान और उसके परमाणु का द्रव्यमान में संबंध हम इस प्रकार लिख सकते हैं। नाभिक का द्रव्यमान MaZ = परमाणु का द्रव्यमान M (A, Z) माइनस ZMe। यहाँ ZMe क्या है? Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और Z इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्योंकि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, इसलिए ZMe से घटा दिया। प्लस BE बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये प्लस BE क्यों किया है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे तो वो बाउंड होंगे नाभिक से, तो उसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी, वो उनसे मुक्त हो जाएगी। तो वो एनर्जी हमने जो मुक्त हो चुकी है वो उसमें वापस ऐड कर दी। तो इस तरह अगर परमाणु के द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा दिया जाए और बाइंडिंग एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो वो नाभिक का द्रव्यमान बताता है। चौथा है नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या कोटि होती है 10⁻15 मीटर, इसे फर्मी भी बोलते हैं। 10⁻15 मीटर या एक फर्मी। अब इतनी छोटा जो आकार है उसको हम किसी उपकरण की सहायता से नहीं माप सकते, तो इसलिए इसको मापा जाता है प्रयोगों की सहायता से, एक्सपेरिमेंट से मापा जाता है। अब एक्सपेरिमेंट्स कई हुए, जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के α6 से उसका लैम्डा क्षयांक ज्ञात करके, या सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला के एनालिसिस से, या फास्ट न्यूट्रॉन्स की स्कैटरिंग करवा के, या फास्ट इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग करवा के, कई और भी विधियों से इसकी त्रिज्या ज्ञात की गई। लेकिन सबसे पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात की गई थी रदरफोर्ड प्रकीर्णन के एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। इसमें अल्फा कण की स्कैटरिंग नाभिक से करवाई गई। उसमें ये माना गया था कि अल्फा कण का आकार नगण्य है और नाभिक इतना भारी है कि वह अल्फा कण की स्कैटरिंग से अपने पोजीशन में चेंज नहीं करता, स्थिर रहता है। तो अल्फा कण टकरा के अलग अलग दिशा में मुड़े, लेकिन जो अल्फा कण टकरा के वापस उसी दिशा में लौट गया, यानी 180 डिग्री पे स्कैटर हुआ, वो है अल्फा कण नाभिक के निकटतम दूरी तक पहुंचा, बहुत पास तक पहुंचा। तो उस निकटतम पहुंच की दूरी को अगर हम ज्ञात कर लें तो वह त्रिज्या से थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी लगभग त्रिज्या के बराबर होगी। तो वह निकटतम पहुंच की दूरी या उपगमन दूरी हम ज्ञात करेंगे। ओके, नाभिक का आवेश Ze है, नाभिक की त्रिज्या मान ली कैपिटल R है, अल्फा कण का आवेश 2e हम जानते हैं, और निकटतम पहुंच की दूरी मान ली d0 है। तो अब जब नाभिक के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है अल्फा कण, तो वह v वेग से मान लो नाभिक की तरफ जा रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 12 mv²। जब अल्फा कण नाभिक के पास जाएगा तो वह उससे रिपेल होगा, वेग कम होता जाएगा, और जब वह वापस लौटने लग जाएगा जहाँ, तो उससे पहले वह एक जगह पे जाके रुक जाएगा, निकटतम पहुंच की दूरी पे जाके वो रुक जाएगा और अपनी दिशा विपरीत करेगा। तो उस जगह पे उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0, और पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण नियम से नाभिक की गतिज ऊर्जा और निकटतम पहुंच की दूरी पे स्थितिज ऊर्जा दोनों को बराबर कर दें तो 12 mv² = kZe × 2e/d0। इस फॉर्मूले से हम d0 निकाल सकते हैं। d0 = 4 kZe² mv²।
यह है D0 निकटतम पहुंच की दूरी है और नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R निकटतम पहुंच की दूरी से छोटी होगी, R लेस देन D0। इस तरह नाभिक की त्रिज्या का अनुमान लगाया जा सकता है। नाभिक की त्रिज्या को हम द्रव्यमान संख्या के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान संख्या पीछे हमने पढ़ा कि द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर है। जितने अधिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे उतना ही बड़ा आकार होगा नाभिक का, तो इसलिए नाभिक की द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर नाभिक की त्रिज्या भी बढ़ेगी। और इसका रिलेशनशिप इस तरह है, R इक्वल टू R0 1/1/3। ओके, तो यहाँ पे R0 एक नियतांक है, वह नियतांक 1.2 या 1.3 × 10⁻⁻15 मीटर, 1.2 1.3 फर्मी होगा। ये 1.2 तब होगा जबकि हम एक्सपेरिमेंट जो यूज कर रहे हैं वो अल्फा या इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग का है, यानी आवेशित कण का प्रकीर्णन किया जाता है। उसमें विद्युतचुम्बकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगते हैं। यदि न्यूट्रॉन का स्कैटरिंग करवाया जाए तो उसमें नाभिकीय बल लगते हैं। उस टाइम पे इसकी त्रिज्या उसकी R0 की वैल्यू होगी 1.3 फर्मी। ओके, चलो नेक्स्ट 5वां है कोणीय संवेग प्रचक्रण, स्पिन। जिस तरह इलेक्ट्रॉन में स्पिन होती है वैसे ही नाभिक के अंदर भी स्पिन होती है। इसको परिभाषित करने की ज़रूरत कब पड़ी, जबकि स्पेक्ट्रम में अति सूक्ष्म संरचना देखी गई, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। उसकी व्याख्या करने के लिए पाउली ने नेज कोणीय संवेग की कल्पना की कि नाभिक में भी स्पिन होता है। यह एक क्वांटीकृत राशि है और इसका निरपेक्ष मान J इक्वल टू √J × J+1 H क्रॉस होता है। किसी एक z अक्ष के सापेक्ष इसका घटक JZ इक्वल टू mj H क्रॉस। ये उसी तरह है जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पहले हम पढ़ चुके हैं छोटे कक्षाओं में। यहाँ mj -j से लेके +j तक वैल्यू रख सकता है। jz का अधिकतम मान होगा jh क्रॉस, क्योंकि mj की अधिकतम वैल्यू है j। यह एक संरक्षित राशि है, का संरक्षण होता है। और कोणीय संवेग j का मान a, n व z इन पे निर्भर करता है। 4 केस हो सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिए हैं। पहला, जब a सम है, तो जब a सम होगा तो या तो दोनों n व z दोनों सम होंगे, क्योंकि a इक्वल टू n + z, तब j इक्वल टू 0 होगा। a सम है तो n व z दोनों विषम भी हो सकते हैं, तो उस टाइम पे j एक पूर्णांक के बराबर होगा, 1 2 3 5 7 जितने भी। यदि a विषम है तो या तो n सम और z विषम होगा या फिर n विषम और z सम होगा। दोनों ही केस में j का मान अर्ध पूर्णांक के बराबर होगा, 1/2 3/2 5/2 7/2 इनके बराबर होगा। तो a सम और z व n दोनों विषम, ऐसा केस बहुत कम देखने को मिलता है कि जब n व z विषम होते हैं उस टाइम पे नाभिक का स्थायित्व बहुत कम हो जाता है। तो बाकी जो केसेस हैं ऊपर वाले वो सामान्यतः आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इससे आगे 3 गुण और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।